हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि मेरी एक नई वीडियो आ रही है फेजेस वाली वीडियो पे कि मैं कैसे फेजेस में पढ़ाई करती हूँ। तो इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और मैंने बिल्कुल अच्छे से सितंबर के अकॉर्डिंगली भी वो प्लानर बना दिया है, जिससे आपको अगर फॉलो करना है, किसी को भी कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है जिसके अगर एग्जाम्स में जून में होने वाला है और वो उसको फॉलो करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो, बिकॉज मैंने इसको उसी तरह से प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने ना इसमें अपने सारे चैप्टर्स जो भी मेरे क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर्स जो मेरे एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे एक साथ लगा दिए सबसे फर्स्ट पेज पे। जैसे मेरे फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर हैं और बायो में 32 है, केमिस्ट्री में 21 है। तो मैंने इनको ऐसे पहले लगा लिया कि समराइज कर लिया। उसके बाद एज्यूमिंग कि अगर आप जून से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो हमारे पास 330 डेज होते हैं ना, और टोटल 81 चैप्टर्स हो गए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अगर फेजेस डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएंगे 5 फेजेस हो जाएंगे। और 5th फेज जो होगा ना वो एक्चुअली अप्रैल का है, बिकॉज अप्रैल को मैंने पूरी तरह से छोड़ रखा है कि रिवीजन कर, क्योंकि अप्रैल में क्या होता है हमारे मॉक टेस्ट बहुत सारे हो जाते हैं ना, क्योंकि मतलब सब जिन्होंने कोचिंग ली है या फिर जिन्होंने नहीं भी लिए मॉक टेस्ट तो सभी देते हैं। तो अप्रैल का मंथ ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें पूरी सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे रहे हो। तो पूरा अप्रैल इज फॉर मॉक टेस्ट ओनली, और उसमें मैंने लगा रखा है, वो मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसी से कि फेजेस मैंने जिस तरह से डिवाइड करे उनमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज जो है वो है 3 मंथ्स का, सेकेंड फेज वो भी 3 मंथ्स का, थर्ड फेज जो है वो होगा 2 मंथ्स का, और फोर्थ वाला वो भी 2 मंथ्स का, फिफ्थ वाला ऑफ कोर्स अप्रैल का तो वो 1 मंथ का। हाँ, किसी का अगर जून जुलाई में एग्जाम है तो वो अपने 5th फेज को भी 3 मंथ्स का करके अच्छे से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज है जो कि हो चुका ऑलरेडी ओवर हो चुका है ना, क्योंकि वो जून जुलाई अगस्त तक का था, 3 मंथ्स का फेज था। अभी सितंबर का चल रहा है तो सेकंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं था। फर्स्ट फेज जो होता है वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, तो उसमें आपको बस ज्यादा टाइम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना होता है। जैसे बेसिकली लेक्चर लेना, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना के डीपीपी सॉल्व करना, और बेसिकली उसमें आपको बस ये ध्यान देना होता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जब आप फेज 2 में पढ़ रहे हो तो आप एक बार लेक्चर लेते ही अपने क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो फर्स्ट फेज बस आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। अगर वो भी नहीं भी कर पाते हो आप, फर्स्ट फेज किसी ने नहीं किया जो सीधा सेकंड फेज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हो, बिकॉज उसके बाद भी आपकी रिपीटेड रिवीजन हो जाएगी। तो रिपीटेड रिवीजन के बाद कॉन्सेप्ट जो है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। तो इसमें ना मेन जो है हमारा सबसे पहले तो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार जो नहीं किया होगा, जिन्होंने मतलब इतने अच्छे से नहीं किया होगा। मान लो आपने किया भी, आप 40% पे हो, इतने अच्छे से नहीं किया है, तो आप एक बार फेज 2 से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज लेक्चर ले लेना। ठीक है, तो लेक्चर के बाद ना, लेक्चर जैसे आपने ले लिया पूरा, लेक्चर अच्छे से लो। उसमें आपके नोट्स आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो और आपको नोट्स वो प्रोवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर में ही आ गए आपके नोट्स। उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज करते हुए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, बिकॉज शॉर्ट नोट्स होना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं ना लास्ट फेजेस में आपके रिवीजन के, बहुत ज्यादा। तो शॉर्ट नोट्स चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही चाहिए, और आपके खुद के होने चाहिए। किसी और के शॉर्ट नोट्स हमें उतनी हेल्प नहीं कर पाते जितनी हमारे खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स कर पाते हैं। ये मतलब ये मेरा पीओवी है कि हमारे पास खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए हमारी खुद की कोड लैंग्वेज में ना, तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेटर रहता है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स के बाद हमें डीपीपी करनी है। डीपीपी के बाद मॉड्यूल एज इन जो लोग कोचिंग जाते हैं उनको मॉड्यूल मिलती है ना, जिनके पास नहीं भी है मॉड्यूल, अगर आपके पास अपनी कोई और बुक है जैसे A to Z फिजिक्स है सिंगेज की, या फिर और भी बहुत सारी बुक्स होती है, तो आपके पास कोई और बुक है तो आप वो उससे करो। जैसे अगर मेरे पास मॉड्यूल है, मैं कोचिंग जाती थी तो मेरे पास मॉड्यूल है, तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 होता है, तो मैंने उस मॉड्यूल का डाल रखा है लेवल 1 लेवल 2, और मुझे उससे MCAPS मिलता है। मतलब जैसे क्वेश्चंस फिजिक्स के नीट में आए हुए हैं वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इसलिए मैंने डाल रखी है। इसमें फेज 1 में ही डाल रखी है क्योंकि उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसमें अगर आपने मॉड्यूल करने के बाद डीपीपी करने के बाद आपके लिए वो थोड़ा इजी भी हो जाता है MCAPS करना, है ना। आप भी, आपके पास अगर MCAPS नहीं है, आप ऑफ कोर्स अगर आप कोचिंग जाते हैं, आपकी कोचिंग कोई और बुक प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप कोचिंग ही नहीं जाते हो तो आपके पास खुद से कोई और बुक है जिसमें लाइक हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन हो एटलीस्ट, और वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन बेशक कम हो, मतलब क्वांटिटी बेशक कम हो, बट क्वालिटी क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ऐसी बुक से आप क्वेश्चन करो। उसके बाद MCAPS जो है, उसके बाद कैटलिस्ट हो गया, एनसीईआरटी मैप्स और नो योर एनसीईआरटी A to Z फिजिक्स। अब ये सारी बुक्स मैंने वो डाल रखी है जो मेरी कोचिंग से मुझे मिली हुई है ना, और वो है ना बुक्स जो किस तरह से है वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप अपनी खुद की बुक भी उस फेज में उस अकॉर्डिंगली डाल पाओ। जैसे मॉड्यूल मैंने आपको बताया, MCAPS मैंने आपको बताया, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट में काफी हाई लेवल के मतलब आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जो ऐसी आपके पास बुक हो जो आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करे, आप उसको यूज कर सकते हो कैटलिस्ट की जगह पर। एनसीईआरटी सबके पास होती है।
एनसीईआरटी मैप्स इज नथिंग, ये तो आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करते हो ना तो ये आपको मटेरियल टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो एनसीईआरटी मैप्स, नो योर एनसीईआरटी, ये सब आप टेलीग्राम से भी निकाल सकते हो। इसमें बेसिकली क्या है ना, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस से ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। इवन फिजिक्स में इतने न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते इसमें, ज्यादा थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बिकॉज वो एनसीईआरटी की लाइंस से बने हुए हैं। तो इसमें मेनली एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन होते हैं। और A to Z फिजिक्स जो है ना, इसके अलावा आप दूसरी बुक है PYQs की, बहुत सारी बुक्स होती है। अभी जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ वो 37 ईयर्स ऑफ PYQ बाय डॉक्टर अक्षिता सिंह है। वो वाली बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है पूरी, मतलब सारे सॉल्यूशंस भी बहुत एक्सप्लेन, मतलब बहुत डिटेल सॉल्यूशन है। वो बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, तो मैं वो रिकमेंड करूंगी। मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं है ऑफकोर्स, बट वो बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप लेना चाहो तो उसमें PYQs है पिछले 37 ईयर्स के नीड्स के, तो वो बहुत अच्छी है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो ये तो मेरा टोटल मटीरियल है जो मैं पूरा सारे फेजेस का मिला के, अब इसको फेजेस में डिवाइड कैसे करना है ये देखते हैं हम आगे। ओके, तो ये हमने ये देखा नहीं था एक्चुअली कि फेज 1 जो है वो 3 मंथ्स का है, तो वो है जून टू अगस्त का। फिर फेज 2 जो है वो है सितंबर टू नवंबर का। देन फेज 3 इज दिसंबर टू जनवरी। फेज 4 इज फरवरी टू मार्च एंड फेज 5 इज अप्रैल, जो कि कंप्लीट रिवीजन के लिए है। ओके, तो ये हो गया हमारे फेजेस। अब फेज 1 तो हम ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद फेज 2। फेज 2 में क्या है, सबसे पहले फेज 2 में लेक्चर, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर ले लेना है ना। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करो उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक बुक है यार, मतलब जो भी आप जैसे चैप्टर पढ़ते हैं डीपीपी सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई भी बुक चलेगी, आपको उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन एक बिल्कुल ही नीट के लेवल के क्वेश्चन जिसमें आए, और उसके बाद एक परफॉर्मेंस एनहांस करने वाली क्वेश्चंस की बुक, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसमें आपके देखो 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है ना, डीपीपी हो रही है, क्वेश्चन बैंक, एमकैप्स, कैटलिस्ट, तो आपकी 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस तो फेज 2 में ही हो जाएगी यार। और एक बार फेज 1 में भी हो चुकी है, फेज 1 में नहीं भी किया तो आपकी फेज 2 में 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे ज्यादा भाई सोचो, उसके बाद आपको 4 बार और रिविजन करना है, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑफकोर्स एनहांस होएगी ही होएगी, राइट। तो ये हमारा बस फेज 2 में इतना ही है। और ना यार फेज 2 जो मतलब ये सारे फेजेस फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम तरह का ही सब्जेक्ट है, उसमें सेम तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होते ही है। ये हमें कितने दिन में करना है, हमें 90 डेज में फेज 2 कंप्लीट करना होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब हमें पता है फिजिक्स में कितने चैप्टर है, 28 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 28, टोटल 48 यार, और प्रैक्टिकल मिलाओ तो +2, 48 + 2 50 हो जाएंगे हमारे, है ना। तो 90 डेज है, 50 चैप्टर्स है, आप बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो इसको, है ना। बस ये यार कि आपको अपना ना दिन में टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना, स्टडी आवर्स। ऑफ कोर्स अगर आप फेज 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप फेज 1 वाले बच्चे हो जिसने लेक्चर डीपीपी ऑलरेडी कर लिया तो उसको तो ऐसे हो जाएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट फेज 2 से ही कर रहे हो तो प्लीज आपको अपना टाइम एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स अ डे रखना ही पड़ेगा, तभी आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज पे चलते हैं हम। फेज 2 कंप्लीट हो गया हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो जो नेक्स्ट फेज है वो है हमारा फेज 3, ठीक है। फेज 3 में बहुत ही थोड़ा सा रखना है, बिकॉज फेज 3 2 ही महीने का है और हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर भी चुके हैं। हाँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको फेज 2 में नहीं बताई, ये है कि जब भी आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, एमकैप्स, कैटलिस्ट, जो भी आप कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपका एक बार में हो रहा है ना, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ ये तगड़ा है, मतलब अगर मैं इसको दोबारा करती हूँ तो मैं दोबारा इस पे अटकूंगी, उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। अगर आपके 100 में से 90 भी हो रहे हैं स्टार मार्क करो। आप ये नहीं सोचने कि अरे मेरे तो सारे स्टार मार्क हो गए, करो। क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, जब तक वो क्वेश्चन स्टार वाला ऐसा नहीं हो जाता है ना कि आप एक बार में ऐसे कर रहे हो कि चलो ये क्वेश्चन तो मैं देखते ही सॉल्व कर लूंगी, तब तक आप नहीं छोड़ोगे, जब तक आप उसको स्टार मार्क करते ही रहोगे, जब तक आप उस क्वेश्चन में अटक रहे हो, ठीक है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना है जिसमें आप अटको, ठीक है। तो 3 में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लो सब कुछ पहले, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स सॉल्व करो, जैसे कि एनसीईआरटी मैप्स हो गई, नो योर एनसीईआरटी हो गई। और ये सब करने के बाद जब आप पूरी तरह से एनसीईआरटी से गो थ्रू कर चुके हो, आपने लेक्चर पहले ले लिया, शॉर्ट नोट्स कर लिया, अब आप वो स्टार्ट क्वेश्चंस करो जिनमें आप अटके थे, चाहे आपके 90 हो या फिर सबके सब स्टार हो गए हो, क्यों ना हो गए, पर आप वो करो सॉल्व। उसके बाद है फेज 4 जो कि फेब टू मार्च वाला फेज है। इसमें आपको फिर से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला शीट, जो शॉर्ट नोट्स बेसिकली फॉर्मूला शीट ही हो गई यार, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स क्या ही होता है, 1-2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, उसके अलावा तो फॉर्मूलाइज होते हैं सारे। तो फॉर्मूला शीट करो। उसके बाद आपको करनी है PYQ वाली बुक, है ना। कोई भी PYQ वाली बुक जो भी आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी है, आप कोई भी फॉलो करो, जो भी आपकी चॉइस की है, तो PYQ वाली बुक। उसके बाद फिर से स्टार्ट क्वेश्चंस जो भी है वो दोबारा करो, क्योंकि जो अब आपने पहले वाले स्टार वाले क्वेश्चन किए होंगे उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए होंगे जिनमें आप फिर से अटक रहे हो, है ना, तो वो वाले क्वेश्चन करो आप। उसके बाद टेस्ट, तो यार फेब मार्च में टेस्ट चलते रहते हैं, तो टेस्ट के भी स्टार्ट क्वेश्चन करते रहो। टेस्ट एनालिसिस तो करना इंपॉर्टेंट होता ही है ना, तो उसमें जो भी स्टार्ट क्वेश्चन हो, टेस्ट करते वक्त स्टार्ट क्वेश्चन कर लो कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, तो वो भी करो, है ना।
करना है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू बायो, है ना, बायो के फेजेस देखते हैं। तो बायो में देखो, सबको ये बात पता है कि बायो जो है वो पूरी तरह से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटी जो है वो करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एनसीईआरटी हमें अच्छे से आनी चाहिए, थोरोली आनी चाहिए हमें एनसीईआरटी। ऐसा होना चाहिए कि हम कोई हमसे पूछे ना कि ये लाइन कहाँ पे है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस चैप्टर की किस पेज पे ये लाइन है ना। तो बायो तो पूरी एनसीईआरटी हर फेज में उसकी करनी चाहिए ना। तो फर्स्ट फेज में लेक्चर, एनसीईआरटी, यही दो चीजें थी सिर्फ, और डीपीपी। नाउ फेज 2 में लेक्चर लेना है। सबसे पहले लेक्चर लेते ही, खत्म होते ही लेक्चर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाओ, पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे आपको शॉर्ट नोट्स यार ऐसे होने चाहिए, मतलब उसमें ये नहीं है कि तुम पूरी बुक ही शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हो ना, जो भी इंपॉर्टेंट है ना बहुत ज्यादा वो ही लिखो सिर्फ, ठीक है। तो लेक्चर, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, और डीपीपी सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन बैंक लगा लो। मैं मतलब बहुत होती है यार, सब बुक की अपनी अपनी चॉइस की क्वेश्चन बैंक की बुक्स होती है, बहुत सारी बुक्स होती है जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, पर वही लगाना। ऐसी बुक लगाने को कोई फायदा नहीं है जिसमें इररिलेवेंट कंटेंट तो इतना सारा होता है और एनसीईआरटी बेस्ड बहुत कम होता है। उससे क्या होता है, डिमोटिवेशन इतनी आ जाती है कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये कहाँ था, फिर हम उसको याद करने लग जाते हैं, और एनसीईआरटी का जो मेन होता है वो हम भूल ही जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। एक ऐसी ही बुक उठाओ जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक लगा लो। उसके बाद ये फेज 2 हो गया बायो का। फेज 3 जो है, जो कि दिसंबर टू जनवरी 2 मंथ का फेज है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर से एनसीईआरटी फिर से पढ़नी है। ऑफ कोर्स यार, बायो के कितने भी फेजेस हो पर एनसीईआरटी आपको सब में पढ़नी ही है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ के फिर आपको डीपीपी के अगेन स्टार्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक फिर से उसके भी स्टार्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स, वही मैं कहती हूँ मैप्स और नो योर एनसीईआरटी। उसके बाद आ जाते हैं फेज 3 पे बायो के, जो कि फेब टू मार्च का फेज होएगा, ठीक है। तो फेज 3 में क्या होएगा, जिसमें आप लगा लो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, एनसीईआरटी। उसके बाद यार फिंगर टिप्स वाली एक बुक आती है, वैसे तो हर सब्जेक्ट की आती है, बट जो बायो की है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने यूज़ की है वो, तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही कंटेंट है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो वो फिंगर टिप्स वाली बुक में यूज़ करती हूँ, और या तो आप वो नहीं है तो आप पीवाईक्यू वाली कोई बुक लगा लो, ठीक है, लास्ट फेज में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अप्रैल का फेज है। तो अप्रैल के फेज में ना देखो मैं दिखाती हूँ, यप, हाँ। तो अप्रैल का फेज जो है ना हमारा ऐसा होना चाहिए कि बेसिकली एटलीस्ट हम ना 30 डेज होते हैं यार अप्रैल में, और अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें इंसान को ये पता होता है कि हाँ नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है, और अब मेरे पास बस ये 30 दिन जो है ना, मैंने अगर मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ ना, तो जितने भी साल की मेहनत है वो रंग ला देगी, है ना। तो वो एक महीने में अपनी पूरी जान डाल दो, ठीक है, पूरी जान डाल दो, मतलब जितना तुम कर सकते हो ना यार, उससे भी 10 गुना ज्यादा ही करो। तो 50+ मॉक टेस्ट तो तुम आराम से दो उसे एक महीने में। और मॉक टेस्ट ना ऐसे यार ये नहीं कि टेस्ट दे के आ गए, बस टेस्ट दिया, मान लो आपने 4 घंटे दे दिया टेस्ट, आधा घंटा इधर उधर भी कर लो, मतलब जाने का आने का, है ना, कुछ भी व्हाटएवर, जो भी आपको कुछ करना हो, थोड़ा सा रेस्ट लेना उसमें, तो 4 घंटे का मान लो आपका मॉक टेस्ट। उसके बाद 4 घंटे की उसके एनालिसिस करो, एक एक क्वेश्चन के एनालिसिस करो। उसके बाद 4 घंटे का अगला मॉक टेस्ट, 4 घंटे की अगली एनालिसिस, ठीक है, ये 16 घंटे हो गए, ठीक है। तो 2 मॉक टेस्ट एक दिन में कोई ज्यादा इतनी वो बात नहीं है कि हो, ठीक है, और उसकी एनालिसिस करनी है, दैट्स इट। उसके बाद पूरे अप्रैल में यही करना है। तो 50+ मॉक टेस्ट तो आराम से हो ही जाएंगे। लास्ट के 2-3 दिन, 5 मई को पेपर है तो 4 दिन आराम करो, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दो, और अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करते रहो। तो दिस वाज कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो यार मेरा जैसे ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने अपना ये फेजेस में डिवाइड कर लिया था। अभी मेरा फेज 1 पूरा हो चुका है, तो अभी मैं जो भी आप मेरी वीडियोस में देखते हो मुझे पढ़ते हो, तो एक्चुअली दैट्स रिवीजन। तो मैं बस वही करती रहती हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग के चैप्टर कर रही हूँ अभी भी, तो बिकॉज क्योंकि अभी मेरा रिवीजन फेज 2 वाला फेज चल रहा है, तो उसमें मेरे को सब रिवाइज करना होता है, क्योंकि एक बार करने से कुछ नहीं होता यार, एक ही चीज़ को 5-6 बार करोगे तभी तो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना। तो वही है, ऐसे मैं फेजेस में पढ़ती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।